आज का आपका जो टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। In order to drive an expression for thermal conductivity of metals, where the heat is predominantly carried by the free electron, we make the following assumptions. थर्मल कंडक्टिविटी को स्टडी करते हुए हम पहले कुछ assumptions लेंगे कि क्या assumptions होंगी जो फॉलो होंगी थर्मल कंडक्टिविटी में। ठीक है, मेटल्स के केस में हमें पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रॉन्स का रोल बहुत है, अहम है, और वो तीन बातें हमने जो देखनी है वो हम पढ़ लेते हैं। मेटल कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड positive ions in a sea of electrons. In general, there will be 1 or 2 electrons per ions. आपको बता रहे हैं कि मेटल्स में आपके पास क्या होते हैं, फिक्स पॉजिटिव आयन होते हैं और उनके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे मेटल्स के केस में। ये कैसे होगा आपके पास? अगर हम इसको सपोज करेंगे तो आप देखें कि आपके पास सिंपल एटम क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में आप देखेंगे कि आपके पास होगा क्या, जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है, ये लूजली बाउंड होता है विद एटम। ये क्या होगा, लूजली बाउंड होगा। और ये क्या होगा, अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे या थर्मल एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ देगा, यानी यहाँ पे जगह छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन इधर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स के केस में लूजली बॉन्ड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, इजीली मूव करते रहते हैं। और पीछे जो आपके पास बचेगा एटम, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आयन। ये क्या हो जाएगा, आयन। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास मेटल्स के केस में एक आयन के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब सिस्टम हो तो सिस्टम में एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक एटम की एग्जांपल दी, उससे एक आयन बना। ठीक है, अब सिस्टम में नंबर ऑफ एटम होने का मतलब है कि क्या होंगे, आपके पास ऐसे नंबर ऑफ आयन्स होंगे, और नंबर ऑफ आयन्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट एजम्पशन ही आपके पास ये है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। और आयन सी पूल ऑफ आयन का कह रहे हैं, यानी यहाँ बहुत सारे आयन्स होंगे और आयन्स इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बने हैं। ठीक है, तो ये आयन्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अभी आप देखें इस पॉइंट को अगेन। मेटल्स कंसिस्ट ऑफ फिक्स पॉजिटिव आयन है हमारे पास। ठीक है, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, क्योंकि एक आयन के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक आयन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इन जनरल देयर विल बी 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स पर आयन। एक आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास आयन फिक्स कोर्स आप समझें कि होंगी, और आपके पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके सामने। Electrons behave as a perfect gas. Electrons behave as a perfect as a, and they transport thermal energy from hotter region to the colder region. सेकेंड assumption हमेशा ये है कि आपके पास हमेशा एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, थर्मल एनर्जी हमेशा हॉटर रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाती है। हॉटर रीजन हाई एनर्जी रीजन होता है और कोल्ड रीजन लो एनर्जी रीजन होता है, और एनर्जी हमेशा लो हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जाएगी और वो ट्रांसफर करेगी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड assumption थी। थर्ड में आपके पास है कि each electron travels a distance L in a mean free time tau before colliding with a positive ion where it gives up all its thermal energy। थर्ड पॉइंट आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, अब कोलिजन टाइम आपके पास क्या है, ये भी आपको मैंने लास्ट उसमें लेक्चर में बताया था। देखिए आपके पास क्या होता है, ये एक आयन है, लेट्स सपोज ये एक आयन है, फिर आपके पास क्या है, एक सेकंड आयन है, फिर आपके पास क्या है, एक थर्ड आयन है। ठीक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब इसके लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई सिस्टम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करना है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए क्या करेगा, उसको रास्ते में क्या मिल रहे हैं, आयन मिल रहे हैं। आयन के साथ वो क्या करता जाएगा, कोलाइड करता जाएगा। ठीक है, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच, यानी एक कोलिजन यहाँ होगी, एक कोलिजन यहाँ होगी, बीच जो डिस्टेंस होता है
वो क्या होता है आपके पास, मीन फ्री पाथ होता है, या इसे हम एल डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, कोलिजन को हमने टॉ से रिप्रेजेंट किया था, कोलिजन टाइम को, और हमने एल से कहा कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन ट्रेवल द डिस्टेंस एल इन ए मीन फ्री टाइम यानी कोलिजन टाइम बिफोर कोलाइडिंग विद ए पॉजिटिव आयन वेयर इट गिव्स अप ऑल इट्स थर्मल एनर्जी। तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल, एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक का डिस्टेंस एल है डिस्टेंस, और जब कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, अपनी सारी एनर्जी उसको दे देगा, पॉजिटिव आयन को दे देगा। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स that lie within the range kT of the Fermi level are active in the transport process। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जो फर्मी लेवल के रेंज में है वही एक्टिव होंगे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस मतलब हॉट एनर्जी, जब हॉट रीजन से एनर्जी जब कोल्ड रीजन पे जा रही है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जो फर्मी लेवल के अंडर है। ठीक है, तो ये इसकी तीन चार एग्जाम्पशंस थी। पहला ये कि आपके पास फिक्स्ड आयन कोर्स होंगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरा आपके पास क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परफेक्ट गैस के तौर पे बिहेव करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा थर्मल एनर्जी हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में। थर्ड पॉइंट आपके पास ये था कि हर इलेक्ट्रॉन एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोलाइड करते हुए एक कोलिजन से सेकंड कोलिजन तक, और जैसे ही वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा अपनी सारी एनर्जी पॉजिटिव आयन को दे देगा, थर्मल एनर्जी दे देगा। अब जब कोलिजन हो रही है ना, इसी कोलिजन में ही एक्चुअली आप देखें अपनी एनर्जी उसने उसको ट्रांसफर कर दी, तो यूं एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है आगे, अब ट्रेवल करती जा रही है। फोर्थ पॉइंट ये था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विद इन फर्मी एनर्जी लाया कर रहे हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में। अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स है और उसका एक साइड आपके पास वाटर रीजन है जिसका टेम्परेचर T1 है, दूसरी साइड है उसका वो कोल्डर रीजन है और उसका टेम्परेचर जो है वो हमने T2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। साथ ही हमने यहाँ पे कंडीशन भी बता दी है कि हॉट जो एंड है उसका टेम्परेचर ग्रेटर है, यानी T1 ग्रेटर है T2 से, कोल्डर रीजन से ज़्यादा है। ये हमने उसका क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है, मिड पॉइंट से हमने डिवाइड किया हुआ है कि ये आपके पास इस तरफ को हॉट रीजन है, इस तरफ को कोल्ड रीजन है। अगर हम इसकी करंट डेंसिटी लिखें, हीट करंट डेंसिटी, तो वो आपके पास क्या होगी। अच्छा, करंट डेंसिटी में अगर आप याद करें तो करंट डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है आपके पास, करंट डेंसिटी होता है I/A। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया होता है। ठीक हो गया। अब आई क्या होगा, यहाँ पे अगर आई को हम लिखना चाहें तो आई क्या होगा, आई एरिया 1/A तो हम लिख लेंगे। आई होता है आपके पास dQ/dt, dQ/dt। ठीक है, करंट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, तो वो आपके पास ये बन रहा है, वो आपके पास ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपके पास ये रिलेशन आ गया। यहाँ से हम देखते हैं कि हीट करंट डेंसिटी हमने ओपन करके इसलिए लिखा ताकि हमें यूं पता चल जाए, हीट करंट डेंसिटी आपके पास जो है वो इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे डी क्यू क्या है, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि हम इसको दरमियान से अगर कट करते हैं, जैसे हमने यहाँ से कट किया, तो ये एक एरिया है जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वो डी क्यू पे डिपेंड करेगा। This current density is related to the gradient of temperature difference across the sample। हमने मेन बात यहाँ पे पहले ये कर दी थी कि हॉटर रीजन का टेम्परेचर ये है, कोल्डर रीजन का टेम्परेचर ये है। तो एक्चुअली में आपके पास जो करंट डेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कि आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है। अगर हम एक डायमेंशन की बात करें, लेट्स सपोज हम एक्स डायमेंशन की बात करें, तो एक्स डायमेंशन में कितना टेम्परेचर चेंज होगा ये करंट डेंसिटी होगा। ठीक है, so the heat current not only depends upon the temperature difference, it also depends upon the distance over which this temperature difference is maintained। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी भी देखें, हीट करंट डेंसिटी एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, दूसरा डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर हमने एक्स डायरेक्शन में देख लिया कि हीट करंट डेंसिटी ये है, सिमिलरली हम
वाई डायमेंशन में भी देख लेंगे कि हमारे पास हीट करंट डेंसिटी क्या है। बस वहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी एक्स के बजाय यहाँ पे डी वाई हो जाएगा और यहाँ पे वाई हैट हो जाएगा, क्योंकि हम वाई डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आप जीरो डायमेंशन के लिए भी देख लेंगे। अच्छा, अब आपने इस तीनों एक्स वाई जी को अगर आप कंबाइन करके लिखते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म कर देते हैं तो क्या होगा आपके पास, के जो होगा वो कापा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, जो एक्चुअली है क्या, जो हमें बताएगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल बताएगा। ठीक हो गया। तो जे क्यू इक्वल्स टू माइनस के, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स एक्स हैट प्लस डी टी बाई डी वाई वाई हैट प्लस डी टी बाई डी जी जी हैट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये जो आपके पास है इस पे हम क्या लगाएंगे, डेल टी लगा देंगे। ये आपको पता है कि डेल्टा ऑपरेटर के इक्वल है, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी वाई प्लस डी बाई डी टी। डेल्टा ऑपरेटर हमने टी पे लगाया हुआ है, तो ये डेल टी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस के, अब माइनस के यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन से आपको क्या पता चल रहा है, here negative sign shows that thermal current is opposite of gradient temperature। नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि आपके पास जो थर्मल टेम्परेचर है वो करंट से करंट डेंसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब होगा, अब आप देखें कि आपके पास हॉटर रीजन से हम कोल्डर रीजन की तरफ आ रहे हैं, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जब हॉटर से कोल्डर की तरफ आते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस तरफ को बढ़ते जाएंगे, और आप देखेंगे कि करंट डेंसिटी आपको क्या कर रही होगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या करती जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट डेंसिटी इंक्रीज करेगी। जब ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, करंट डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। Thermal conductivity is the transport of energy of the electron, as electrons carry energy and momentum when they are crossing x, electrons will come from hot end as well as cold end। अच्छा, अब आपके पास क्या, ये हमने मिड पॉइंट अगर यहाँ पे ले लिया, हमने मिड पॉइंट ले लिया x, ठीक है, ये उसका हॉट रीजन है, ये उसका कोल्ड रीजन है, ये वही बॉक्स है आपके पास। ठीक हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास n थे, n/2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और n/2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है आपके पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहे हैं, एक्चुअली एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, तो n क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल। n का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक हो गया। और n/2 क्या होगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग x फ्रॉम हॉट साइड, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड किया हुआ है, तो n/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हॉट साइड पे होंगे। सिमिलरली n/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, कोल्ड साइड की पे होंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग x फ्रॉम कोल्ड साइड वो n/2 होगी, और हॉट साइड से भी जो होगी वो क्या होगी आपके पास, n/2 होगी। So across X, there is not net charge. Equal number of electrons are coming from cold and hot ends. Same density of electrons are crossing the X. Velocity of electrons on both sides will be equal and opposite. अच्छा, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है अगर हम एग्जैक्टली एक्स पॉइंट पे अगर देखें तो जितने हॉट एंड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने कोल्ड एंड से आ रहे हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटीज भी सेम होंगी। सिर्फ एक फर्क है वहां पे कि आपके पास हॉट एंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वेलोसिटी और कोल्ड एंड की वेलोसिटी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। कोल्ड एंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी इस तरफ को होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे, और हॉट की जो है वो राइट हैंड साइड पे होगी। ये डिफरेंस है उनके। x minus v tau, consider this point is towards hotter side, so electrons coming from this side are hotter and carry higher energy, and then they will reach to the point x. Similarly, x plus v top, this point is towards colder side, so electrons coming from this side are colder and carry less energy, and they will be reached at point x. अच्छा, ये पॉइंट क्या आपके पास है, अगेन आप कंसीडर करें आपके पास एक्चुअली था क्या, था आपके पास, हमने ये वाला पॉइंट, हमने एक्स पॉइंट लिया हुआ था। ठीक है, ये हमारे पास एक्स पॉइंट था, और वेलोसिटी मैंने आपको बताई कि एक की वेलोसिटी इस तरफ को है, दूसरे की वेलोसिटी इस तरफ को है, तो वो नेगेटिव साइन से बता दिए इक्वल वेलोसिटी है। ये आपके पास हॉट एंड है, ये आपके पास कोल्ड एंड है। इस साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो n/2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पे हम अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो भी n/2 होंगे। अब हम इस डिस्टेंस से थोड़ा सा ये डिस्टेंस पोज कर लेते हैं, एक्स से हम थोड़ा सा पीछे और एक्स से थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, अब देखें एक्स से अगर थोड़ा पीछे डिस्टेंस लिया तो वो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ एक्स माइनस वी टॉप,
ये कैसे आया आपके पास? अब आप देखिए कि आपके पास एस किसके इक्वल होता है? एस होता है वी टी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोलिजन टाइम की वजह से हम वी और टी को क्या लिखेंगे? टॉ लिख देंगे। और एस किसके इक्वल हो जाएगा? एल के इक्वल हो जाएगा, यानी लेंथ हो गई। ठीक है, इसका मतलब है हमने एक्स से थोड़ा सा पीछे डिस्टेंस देखा, तो वो क्या हो सकता है? एक्स माइनस वी टॉ, यानी ये वाली लेंथ इसमें से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस हम मजीद थोड़ा पीछे गए, पीछे जाने की वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव किया, माइनस किया। इसी तरह अगर आपने क्या किया, यहाँ से एक्स से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की वजह से आपने एक्स प्लस वीटो यानी वही डिस्टेंस उसमें ऐड कर दिया है आपने। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास और एक पॉइंट ये हो गया। और हमने यहाँ से बात देख ली, जो भी पॉइंट भी आपको बताया कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक्स माइनस वीटा में होंगे, एक्स माइनस वीटा का मतलब है एक्स से भी पीछे, एक्स से भी पीछे का मतलब है मजीद हॉटर साइड पे, हॉटर साइड आपके पास ये थी ना, मजीद हॉटर साइड पे एक्स माइनस वीटा। तो एक्स माइनस वीटा पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, हॉटर साइड से होंगे, इनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। हॉटर रीजन की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो एक्स माइनस वीटा पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। सिमिलरली आपने यहाँ पे एक्स से भी बात एक्स प्लस वीटा की बात की। अब एक्स प्लस वीटा में क्या हो जाएगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स कोल्डर रीजन हो जाएंगे। तो कोल्डर रीजन में होने की वजह से वहां पे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि एक्स प्लस बीटा में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो कम होगी, एक्स माइनस बीटा रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसको हम लिख भी लेते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हॉट एंड साइड एक्स माइनस बीटा। हॉट साइड क्या है आपके पास? एक्स माइनस बीटा। उसे हम क्या लिखेंगे? ई। और ई एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा होता है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर किसका फंक्शन होगा? एक्स माइनस बीटा, यानी एक्स माइनस बीटा रीजन पे आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी? वो ऐसे आप लिख लेंगे। सिमिलरली एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कोल्ड एंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा? एनर्जी हो जाएगी टी एक्स प्लस बीटा पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि नेट हीट फ्लक्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। अब आपके पास नेट हीट फ्लक्स जो है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाए तो वो क्या होगा? एन बाई टू बी ई, ये आ जाएगा। ठीक है, नेट हीट फ्लक्स की बात करें यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ कितने जा रहे थे? एन बाई टू जा रहे थे। वी उनकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ जा रहे थे, और ये उनकी एनर्जी थी। तो आपके पास नेट हीट फ्लक्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड ये बन जाएगा आपके पास। सिमिलरली आपके पास नेट हीट फ्लक्स फ्रॉम द कोल्ड एंड टू द हॉट एंड जो होगा उसमें सेम यही इक्वेशन आएगी, सिर्फ चेंजिंग क्या होगी कि एन बाई टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, वेलोसिटी यहाँ पे वी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस वी आ जाएगी। यहाँ पे एनर्जी आ गई टी, और यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस बीटा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास एन बाई टू क्या है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी क्या हो जाएगी? टी एक्स माइनस बीटा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड बाय द टोटल टेम्परेचर एट एक्स माइनस बीटा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिटरमाइन करेंगे आप टोटल टेम्परेचर से, वो क्या हो जाएगी? एक्स माइनस बीटा से वो ये हो जाएगी, और जो आपके पास एक्स प्लस बीटा से हो जाएगी वो क्या होगी? आपके पास ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स पॉइंट था, यानी आपके पास जो ये पॉइंट था, एक्स पॉइंट बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपके पास नेट हीट फ्लक्स क्या हो रहा होगा? ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? उस पे आपको लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। अब एनर्जी आप देखिए कि आपके पास क्या थी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो एनर्जी आपके पास ये थी। अब इस पे हम क्या करेंगे? पहले हम इसके इनसाइड पार्ट जो है उसको, उस पे एक्सपेंशन लगाएंगे। उस पे हमने एक्सपेंशन लगाई, टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन लगाई तो आपके पास टी एक्स माइनस बीटा और डी टी बाई डी एक्स आ गया। और हाइयर टर्म्स थी, हाइयर टर्म्स जो है वो हमने निगलेक्ट कर दी हैं, क्योंकि उनकी वेरी 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 स्मॉल आ रही होती है, तो इसलिए उनको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव का चेंज बहुत छोटा छोटा होता है, वैल्यू बहुत स्मॉल होती जाएगी, इसलिए हम उन टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं। अब आपके पास ये टर्म बच गई। इस टर्म में भी जो आपके पास वी टॉर डी टी बाई डी एक्स है, इसको हम डेल्टा टी कह देंगे। हम इसे कहते हैं, लेट्स सपोज हम डेल्टा टी कह देते हैं सिंपलिसिटी के लिए। तो आपके पास डी एक्स माइनस डेल्टा टी आ जाएगा। अब एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? एनर्जी के लिए देखिए इक्वेशन क्या थी आपके पास? ये बचा था टी, टी माइनस डेल्टा टी। तो हम इस सारी टर्म की जगह अब क्या लिख देंगे एनर्जी के साथ? टी एक्स माइनस डेल्टा टी। ये देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? ये टर्म ई टी माइनस डेल्टा टी आ जाएगा।
अब आप क्या करेंगे कि आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आ गई थी माइनस डेल्टा टी, इस पे अगेन टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे। तो ये टेलर एक्सपेंशन फर्स्ट टर्म ऐसे आ गई, सेकंड टर्म आपके पास माइनस डेल्टा टी डी ई बाई डी टी आ गया, ठीक है। और प्लस हाई टर्म्स आ रही, अगेन हाई टर्म्स को यहाँ पे हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि अगेन उनकी वैल्यू बड़ी छोटी आएगी, तो इस वजह से उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। और आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे डेल्टा टी की हम जो वैल्यू थी हमने वो बैक सब्सिट्यूट कर दी, जो कि वी टॉ डी ई बाई डी एक्स था, ठीक है। साथ में आपके पास डी बाई डी टी है। सिमिलरली आपने क्या किया, ये आपके पास माइनस का केस था, प्लस के केस में भी सेम ये एक्सपेंशन आएगी, सारे स्टेप्स ऐसे ही होंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा होगा, बाकी सेम वैल्यूज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, करंट डेंसिटी फाइंड करनी है, नेट हीट फ्लक्स, नेट हीट करंट डेंसिटी आपने फाइंड करनी है एट पॉइंट एक्स। तो उसके लिए आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करना था, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। वो आपके पास क्या है, n/2 वेलोसिटी और एनर्जी की, प्लस n/2 यहाँ पे वेलोसिटी है, लेकिन क्या होगी नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि वेलोसिटी कोल्ड रीजन में ऑपोजिट डायरेक्शन है हॉटर रीजन के, तो माइनस भी आ जाएगा। बाकी एनर्जी की इक्वेशन वैसे के वैसे। अब आप देखिए कि आपके पास n/2v और ये एनर्जी, ये वाली इस एक्सपेंशन जो आपने लगाई थी, आपने वो इक्वेशन पुट कर ली विद माइनस साइन। सिर्फ आपके पास यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस इसलिए आ गया, n/2v और इस एनर्जी की जो एक्सप्रेशन था वो आपने पुट कर लिया यहाँ पे। अब अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही होंगी। यहाँ पे n/2v एनर्जी की इक्वेशन, और यहाँ पे माइनस n/2, और ये भी v है, ये भी v है, तो v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे टॉ डी टी बाई डी एक्स डी ई बाई डी टी, और यहाँ पे माइनस n/2v, ये एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ गया माइनस n/2, और यहाँ पे v है, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये n/2 v स्क्वायर टी टॉ डी टी बाई डी एक्स डी ई बाई डी टी। अब हम देख रहे हैं कि ये एक टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पीछे जो आपके पास बचेगी, एक टर्म ये बचेगी और एक टर्म आपके पास ये बचेगी, ठीक है। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, और n/2 है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बाकी आपके पास वी स्क्वायर टॉर डी टी बाई डी एक्स डी ई बाई डी टी एक्स हैट के साथ नेट हीट करंट आ जाएगा फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन जो आ रहा है, क्योंकि एक्स हैट के साथ हमने एक्स डायरेक्शन का ही से फाइंड किया है यहाँ पे। अच्छा, अब आपके पास ये एक करंट डेंसिटी की इक्वेशन आ गई। एक आपने स्टार्ट में फाइंड किया था कापा के साथ, जो आपने देखा था कि आपके पास अगर एक्स हैट की हम सिर्फ फाइंड करें तो वो क्या था, आपके पास करंट डेंसिटी माइनस के डी टी बाई डी एक्स, ठीक हो गया। अब आपके पास अगर हम 12 इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों करंट डेंसिटी की वैल्यूज हैं, तो एक ये आ जाएगी और एक आपके पास ये आ जाएगी। यहाँ से आप देखें कि कोई चीज़ अगर आपकी कैंसिल हो रही है तो हम देख लेते हैं। आपके पास डी टी बाई डी एक्स है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक कापा रह गया, नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास एन वी स्क्वायर टॉ डी ई बाई डी टी बच जाएगा। ये आपके पास आ गया के की वैल्यू आ गई, ठीक है। कापा, और कापा आपको क्या एक्चुअली बता रहा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बता रहा होता है। अब अगेन हम इसमें देखते हैं कि इसमें कोई और चेंजिंग की जा सकती है। तो डी ई बाई डी टी जो है वो किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक हीट के इक्वल होता है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। तो डी ई बाई डी टी की जगह हम सी वी लिख सकते हैं, और सी वी किसके इक्वल होता है, 3/2 के बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एन वी स्क्वायर टा, और यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सी वी लिख दिया। ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी आ गई एक्स डायरेक्शन में 1D सिस्टम के लिए। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। इसमें n है, n एक्चुअली आपके पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द मेटल जो होगा, और आपके पास स्कैटरिंग या कोलिजन टाइम है, और सी वी आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द मेटल है, ठीक है। सी आपके पास क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल फॉर 3D है। इसी तरह आप देखिए कि आपके पास जैसे हमने के एक्स के लिए फाइंड किया, सिमिलरली के वाई और के जी के लिए भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एवरेज अगर हम के एक्स के लिए ले रहे हैं तो बी एक्स स्क्वायर आ रहा है, के वाई के लिए वी वाई स्क्वायर आ रहा है, के जी के लिए के जी स्क्वायर आ रहा है, और वी एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, उसका एवरेज लें तो वी स्क्वायर बाई 3 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप वी स्क्वायर लेंगे और ओवरऑल इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वी एक्स के स्क्वायर
एवरेज इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर एवरेज इक्वल्स टू वी जी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल्स टू 1/3 वी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करके लिखें तो हमारे पास कापा किसके इक्वल आ जाएगा, एन वी स्क्वायर बाई 3 टॉ डी ई बाई डी टी। यहाँ पे सिर्फ देखें वी स्क्वायर था, अब क्या हो गया वी स्क्वायर बाई 3, वो हमने फाइंड कर लिया कैसे आया। अब डी ई बाई डी टी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी वी के इक्वल होगा, स्पेसिफिक हीट के इक्वल होगा। ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आप देखें कि इस एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट पर इलेक्ट्रॉन है। स्पेसिफिक हीट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल जो है उसे हम सी वी प्राइम से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी सी वी प्राइम आपके पास एन सी वी बाई वी आ जाएगा या स्मॉल एन सी वी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल एन सी वी जो है यहाँ पे वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी वी हैट के इक्वल आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन पापा क्या बन जाएगा, 1/3 वी स्क्वायर टा सी वी प्राइम बन जाएगा। ठीक है, अब हम वैसे रिकॉल करें कि स्पेसिफिक हीट की जो हमने पहले एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था स्टार्टिंग चैप्टर्स में, तो वो हमारे पास क्या था, पाई स्क्वायर बाय 3 डेंसिटी ऑफ स्टेट के बी स्क्वायर टी। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसके इक्वल थे हमारे पास, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमारे पास इक्वल था 3n/2 EF। ठीक है, 3n/2 EF के इक्वल हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स था। अब इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू लिख दी 3n/2 EF, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा पाई स्क्वायर बाई 2 और एन बाई ई एफ के बी स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपके पास बेसिक हीट आ गया। अब यहाँ पे अगर ई एफ आप देखें, आप ई एफ का फॉर्मूला भी आपको पता है जो कि आपके पास 1/2 एन बी एफ स्क्वायर होता है। ठीक हो गया, यहाँ से आपने क्या लिखना है, सी वी प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एन था, ई एफ की जगह आप 1/2 एम बी एफ स्क्वायर ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वी एफ 1/2 एम बी एफ स्क्वायर आपने पुट कर दिया, यहाँ पे के वी स्क्वायर टी बच गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, पीछे जो आपके पास स्पेसिफिक हीट की फॉर्म बचेगी वो आपके पास पाई स्क्वायर एन बाई एम बी एफ स्क्वायर के बी स्क्वायर टी बच जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 17। अब ये इक्वेशन नंबर 17 आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 16 में। 16 आपके पास ये था कापा की वैल्यू। ठीक है, इसमें यानी स्पेसिफिक हीट की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम इसको अगर पुट करते हैं, हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है, वो आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपने पुट की, वो ये वैल्यू आ गई, और ये आपके पास था एक्चुअली कापा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास देखें अगेन एक दफ़ा देख लें आप, 16 में ये टॉ है ना आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देख लें, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग की हुई है, यहाँ पे ये है आपके पास एक्सप्रेशन। ठीक है, और आपको पता है कि एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी टी होता है। यहाँ पे हम कोलिजन टाइम की वजह से टॉ ले लेंगे, वी आ जाएगा। ठीक है, और एस क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखिए आपके पास वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का मतलब है वी वी टॉ, तो ये जो वी टॉ है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एल के इक्वल, और जो सिंपल वी है वो वी एफ के इक्वल हमने लिख दिया। ठीक है, फर्मी एनर्जी की वजह से वी एफ हमने लिख दिया, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो वी एफ और एल आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, वी एफ और एल। अब ये वी एफ और एल है, और सी वी की जगह जो हमने अभी ये वैल्यू फाइंड की है ये हमने इसकी जगह पुट कर दी, तो ये आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर हमारे पास वी एफ एल है, नीचे हमारे पास वी एफ स्क्वायर है, तो हम अगेन हमने इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर लिया कि एस इज इक्वल टू वी टी है, और एस की जगह अगर हम यहाँ पे एल और वी की जगह वी एफ और टी की जगह टॉ पुट करेंगे, यानी एल की जगह वैल्यू हमारे पास वी एफ टॉ आ जाएगा, तो आपके पास ऊपर वी एफ स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर क्या आपके पास आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे भी वी एफ स्क्वायर है। ठीक हो गया, और वी एफ स्क्वायर और वी एफ स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ टॉ बच जाएगा। ठीक है, और आपके पास एक्सप्रेशन जो कापा का बनेगा वो बनेगा पाई स्क्वायर बाय 3 एन के बी स्क्वायर बाय एम टी टॉप, ये आपके पास आ गया कापा। और प्योर मेटल के केस में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन डोमिनेट होती है एट ऑल टेम्परेचर, लेकिन इम्प्योर मेटल में क्या होता है आपके पास, डिसऑर्डर्ड मेटल्स में हमारे पास
कोलिजन फैक्टर आ जाता है, इम्प्योरिटीज की वजह से, फोनोनिक कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है थर्मल कंडक्टिविटी के केस में। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। फाइव के कांस्टेंट टर्म है उस पर डिपेंड कर रही है, 3 आपके पास कांस्टेंट है, n आपके पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिजन टाइम आपके पास जो है वो आपके पास एक, इसका मतलब है कापा आपके पास डिपेंड करेगा कोलिजन टाइम पे, और कोलिजन टाइम भी आपके पास कांस्टेंट होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। और एक मेटल के लिए, लेकिन ज़्यादा डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से, यहाँ से हमें ये पता चला।